हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, ये हमारी रात्रि 8 बजे वाली क्लास स्पेशली यूपी पुलिस के लिए होती है, जिसमें हम बेहतरीन 37 प्रश्न डेली लेकर आते हैं। तो आप सभी जुड़िए, मैं एग्ज़ाम तक ये सीरीज करवाऊंगा। और हमारी हिंदी की एक क्लास शाम को 5 बजे होती है। एसएससी जीडी के लिए मॉडल पेपर लेकर आते हैं। और एक क्लास रात्रि 9 बजे हमने टॉपिक वाइज हिंदी शुरू की है। रात्रि 9 बजे टॉपिक वाइज, जिसमें 7,000 प्रश्नों का एनालिसिस करवाएंगे। ये सीरीज शुरू हो चुकी है। आप रात्रि 9 बजे भी जुड़िए। किसी का भी एग्ज़ाम देना है, रात्रि 9 बजे जुड़िए। रात्रि 9 बजे, ठीक है। और 8 बजे ये मॉडल पेपर सबको लगाना है। सब लोग आइए हमारे यूट्यूब चैनल पर और मॉडल पेपर लगाइए। बहुत शानदार हम क्वेश्चन लेकर आते हैं। चलिए, और आपको बता दें कि हम सुबह 7 बजे जीके जीएस की क्लास लेकर आते हैं। मैं वन लाइनर क्वेश्चन कराता हूं, जिसमें से 10,000 से ज़्यादा क्वेश्चन कराऊंगा। डेली सुबह 7 बजे 15 से 20 मिनट की एक वीडियो डालता हूं, जिसमें वन लाइनर प्रश्न होते हैं जीके के। अभी हिस्ट्री चल रही है, अभी वन लाइनर में मैं इतिहास पढ़ा रहा हूं, फिर संविधान, फिर ज्योग्राफी, फिर साइंस, इसी तरह सभी विषय पढ़ाएंगे, ठीक है, वन लाइनर में। तो सभी लोग 7 बजे भी आइए। बहुत बेहतरीन तरीके से मैं जीके पढ़ा रहा हूँ। चलिए बताइए, स्टार्ट करते हैं आज का मॉडल पेपर। चलिए, अपने पैरों पर खड़ा होना मुहावरे का अर्थ है। अपने पैरों पर खड़ा होना मुहावरे का अर्थ क्या है? सर, इसका अर्थ है स्वावलंबी होना। क्या है? स्वावलंबी होना। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए बताइए, अगला प्रश्न बताइए। आयना प्रत्य लगाकर बनाया गया शब्द है। आयना प्रत्य लगाकर बनाया गया शब्द है। किस शब्द में आयना प्रत्य लगा है? जल्दी से बताइए। बहुत शानदार। सर, किस शब्द में आयना प्रत्य लगा है? तो आयन प्रत्य, सॉरी आयना नहीं, आयन प्रत्य तो ओझायन में लगा है। ओझा, ओझा का स्त्रीलिंग। सर, आयन प्रत्य लगा के बना दिया ओझायन। इसमें आयन प्रत्यय है। और पूछा जाए ये किसका स्त्रीलिंग है, तो ये ओझा का स्त्रीलिंग है, ओझायन। क्या है? ओझायन, ठीक है। चलिए आगे चलिए, और एक और बेहतरीन प्रश्न बताइए। अवनत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग हैं। आप सभी लोग हमारे चैनल से जुड़िए। रात्रि 8 बजे मैं बेहतरीन 37 प्रश्न लेकर आता हूँ। शानदार तरीके से आप रोज अभ्यास करिए। मिक्सअप क्वेश्चन, भले ही हमने उस पे यूपी पुलिस लिख रखा है, लेकिन आप किसी का भी एग्जाम दे रहे हो, रात्रि 8 बजे वाली ये मॉडल पेपर वाली क्लास और 9 बजे टॉपिक वाली, टॉपिक वाइज वाली जो मैं क्लास कराता हूँ, सभी लोग करिए। सभी लोगों के लिए अनिवार्य है। चलिए, जब तक एग्ज़ाम आए तब तक हिंदी आपके पकड़ हो, हिंदी पर आपके पूरे में पूरे नंबर लायक आप सीख चुके हो। इतनी मेहनत करवाएंगे, इतने अच्छे से अभ्यास करवाएंगे। चलिए बताइए, अवनत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? सर, जो उपसर्ग होता है, हाँ, ये शब्द के आगे लगता है, बिल्कुल। और जो प्रत्यय है वो शब्द के पीछे लगता है। अच्छा, तो कौन सा है? अवनत में अब उपसर्ग है। कौन सा? अब। अच्छा, एक बात बताओ, उपसर्ग और प्रत्यय को क्या कहते हैं? सर, इन दोनों को शब्दांश भी कहते हैं। उपसर्ग और प्रत्यय को शब्दांश भी कहते हैं। क्या कहते हैं? शब्दांश भी कहते हैं। बहुत बढ़िया। चलिए बताइए, बताइए, चांदनी चौक में कौन सी संज्ञा है? पता है तो बताइए, चांदनी चौक में कौन सी संज्ञा है? जल्दी बताइए। सर, चांदनी चौक में कौन सी संज्ञा है? जल्दी से जवाब आ जाना चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चांदनी चौक में
चांदनी चौक में व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक मत लगाना सर, व्यक्तिवाचक है। कैसे है व्यक्तिवाचक? देखो, जैसे मैं कहूँ नदी, तो नदी में कौन सी संज्ञा? सर जातिवाचक। और मैं कहूँ गंगा नदी, मैं किसी नदी का विशेष नाम रख दूं तो ये हो जाएगी व्यक्तिवाचक। जैसे मैं कहूँ चौक में कौन सी संज्ञा? जातिवाचक। और मैं कहूँ चांदनी चौक तो व्यक्तिवाचक। चौक तो दुनिया में बहुत सारे हैं, भारत में भी बहुत सारे हैं, दुनिया में चौक होंगे, लेकिन मैं कह दूं चांदनी चौक तो ये स्पेशल एक चौक हो गया, किसी विशेष जगह का नाम हो गया। और जब किसी विशेष जगह का नाम है, किसी विशेष व्यक्ति का नाम है, किसी विशेष वस्तु का नाम है, तो वह संज्ञा कौन सी होती है? वह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कौन सी? व्यक्तिवाचक। अच्छा, पता है तो बताओ, पहाड़ में कौन सी संज्ञा है? पर्वत में कौन सी संज्ञा है? बताओ बताओ, पर्वत में कौन सी संज्ञा है? पर्वत, सर पर्वत, पहाड़ जातिवाचक। और मैं कह दूं हिमालय पर्वत, इसमें कौन सी संज्ञा है? हिमालय पर्वत। या कह दूं हिमालय, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन सी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। बहुत बढ़िया। तो फिलहाल इस प्रश्न का जवाब होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। चलिए चलिए आगे चलते हैं। बहुत शानदार प्रश्न है, बहुत शानदार है, बारीकी से पढ़ना, गलत ना हो, बहुत आराम से पढ़ना, गलत ना हो प्रश्न। चलिए, मनोहर जीवन भर पूरा सुख भोगता रहा, इसमें कौन सा विशेषण है? बताइए। मनोहर जीवन भर पूरा सुख भोगता रहा, इसमें कौन सा विशेषण है? बताइए। तो इसमें कौन सा विशेषण है, क्या पहचान पाओगे? सर देखिए, पहली बात तो यहाँ मिसप्रिंट है, यहाँ पूरा शब्द नहीं आना चाहिए, गलत वाक्य है। ऐसे लिखा हो मनोहर जीवन भर सुख भोगता रहा। अब ठीक है, अब बताओ। तो सर सुख एक संज्ञा है, और संज्ञा कौन सी? भाववाचक। भाववाचक संज्ञा से पहले ये विशेषण आ रहा है जीवन भर, तो भाववाचक संज्ञा से पहले विशेषण है, और ये कौन सा विशेषण है? परिमाणवाचक विशेषण है। थाना नया क्वेश्चन, थाना ये नया क्वेश्चन, एग्जाम में ऐसे नए क्वेश्चन आ जाएंगे। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ऐसे ही नए नए क्वेश्चन एग्जाम में मिलेंगे, गलत होने के चांस ज़्यादा हैं। था नया क्वेश्चन, परिमाणवाचक है, ये सुख संज्ञा है, और सुख से पहले विशेषण जीवन भर है, और जीवन भर में विशेषण कौन सा? परिमाणवाचक है। चलिए आगे बताइए। अपवाद को छोड़कर वर्णमाला के अक्षरों के नाम किस लिंग में होते हैं? अपवाद को छोड़कर वर्णमाला के जो अक्षर हैं वो किस लिंग में होंगे? सर वर्णमाला के जो अक्षर होते हैं वो पुल्लिंग में होते हैं। किसमें? पुल्लिंग में होते हैं। ठीक है। सर कौन कौन से स्त्रीलिंग में होते हैं? छोटी ई, बड़ी ई और री, ये जो तीन वर्ड हैं ये स्त्रीलिंग में होते हैं वर्णमाला के, और बाकी सभी वर्ड पुल्लिंग होते हैं। वर्णमाला के सभी वर्ड पुल्लिंग होते हैं। छोटी ई, बड़ी ई और री ये स्त्रीलिंग में होते हैं। इसमें स्त्रीलिंग में। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बताइए। मानक हिंदी का विकास, देखिए आपने एक टॉपिक पढ़ रखा है ना, भाषा तथा बोलियां, उस टॉपिक से यदि प्रश्न आएगा तो गलत अब नहीं होगा, क्योंकि वो पढ़ रखा है। अब हमारी वर्णमाला भी आज कंप्लीट हो जाएगी, फिर वर्णमाला से गलत नहीं होगा। ऐसे धीरे धीरे सभी टॉपिक रात्रि 9 बजे कंप्लीट होंगे, तो आपके प्रश्न होने जो गलत हो रहे हैं थोड़े बहुत, वो भी बंद हो जाएंगे। चलिए, मानक हिंदी का विकास किस बोली से हुआ है? सर मानक हिंदी का विकास किस बोली से हुआ है? खड़ी बोली से। खड़ी बोली ही मानक हिंदी है। कौन सी? खड़ी बोली। बहुत बढ़िया। चलिए बताइए, शायद में भी वाक्य है। ये जो वाक्य लिखा है ना, शायद में भी, ये कौन सा वाक्य है?
संदेहवाचक वाक्य है, विधानवाचक वाक्य है, इच्छार्थक वाक्य है या संकेतवाचक वाक्य है? बताओ कौन सा वाक्य है? सर जो लिखा है शायद में भी, ये संदेहवाचक वाक्य है। ऑप्शन ए, बहुत बढ़िया। कौन सा वाक्य है? ऑप्शन ए, संदेहवाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य। बहुत शानदार। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। आता है तो बताइए। बड़ा बेहतरीन प्रश्न है, ऐसे ही नई नई प्रश्न हम लाते रहेंगे 8 बजे। आप जुड़िए तो सही 8 बजे वाली क्लास में। किसी शब्द के समान अर्थ, किसी शब्द के समान अर्थ बताने वाला शब्द का बोध कराने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं? यदि कोई शब्द समान अर्थ बताता है तो किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं? जल्दी से बताइए। जैसे मैं कह रहा हूं, यहां लिखा है हमने दरिद्र और मैं लिखूं गरीब, तो किस चिन्ह का प्रयोग करूंगा? बराबर का चिन्ह, बराबर। तो सर समान अर्थ बताने वाले जो चिन्ह हैं, समान अर्थ बताने वाले शब्दों के साथ जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वो समता सूचक हैं। और ये जो चिन्ह है ना, बराबर का लगाते हैं मैथ में, सर ये हिंदी में भी आता है और ये समता सूचक चिन्ह होता है। ठीक है, जो बराबर का अर्थ बताए उन शब्दों के मध्य में समता सूचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। बहुत बढ़िया। अच्छा मैं आपसे कुछ पूछ लूं आपसे। इसका आंसर तो होगा बी। बताओ हिंदी में विराम चिन्हों की संख्या कितनी है? सर हिंदी में विराम चिन्ह कितने हैं? 20 विराम चिन्ह हैं। अच्छा, कौन सा विराम चिन्ह है जो सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है? हिंदी लिखते समय सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाने वाला विराम चिन्ह सर ये वाला अल्प विराम, जिसे कॉमा भी अंग्रेजी में कहते हैं। अल्प विराम हिंदी लिखते समय सबसे ज्यादा प्रयोग होता है। बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ जाइए। हमारा बेहतरीन प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कृपा का बहुवचन है? बताइए, कृपा का बहुवचन है? बताइए। ध्यान रहे, कृपाएं मत करना। कृपा का बहुवचन ना तो कृपाओं होगा ना कृपाएं होगा। ऑप्शन सही होगा बी, कृपा का बहुवचन कृपा ही होता है। जैसे साधु का बहुवचन साधु होता है, कृपा का बहुवचन कृपा। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए एक और हमारा बेहतरीन प्रश्न है, गलत ना हो। बहुत शानदार। चलिए बताइए, पता है तो बताइए। मैं स्वयं चली आऊंगी वाक्य में रेखांकित पद किस प्रकार का सर्वनाम है? वाक्य में जो रेखांकित पद है, अच्छा रेखांकित पद कौन सा है सर? ये स्वयं है ना, ये रेखांकित है। अच्छा, तो ये किस प्रकार का सर्वनाम है? सर मैं स्वयं चली आऊं, स्वयं अपने के लिए यूज हुआ है, खुद के लिए। सर ये तो कौन सा सर्वनाम है? ये निजवाचक सर्वनाम है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अच्छा बताओ, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? सर पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, फिर कौन सा सर्वनाम? सर प्रश्नवाचक सर्वनाम, फिर संबंधवाचक सर्वनाम, फिर निजवाचक सर्वनाम। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। अच्छा ठीक है, तो इसमें स्वयं में कौन सा सर्वनाम है? सर निजवाचक सर्वनाम है। बहुत बढ़िया। चलिए आगे चलिए, वर्णमाला टॉपिक करवा रहे हैं और प्रश्न आ गया है। अगर किया है वर्णमाला टॉपिक तो बताइए कौन सा वर्ड स्पर्श संघर्षी है? कल ये प्रश्न वर्णमाला के टॉपिक में था। सर स्पर्श संघर्षी 4 होते हैं, चा छा जा और झा, ये स्पर्श संघर्षी होते हैं।
और पूछा जाए संघर्षी कौन होते हैं, तो जो ऊष्म व्यंजन होते हैं ना, सा, सा और हा, तो 4 स्पर्श होते हैं, स्पर्शी व्यंजन, सा हा, इन्हीं को ऊष्म कहते हैं। और जो स्पर्श संघर्षी होते हैं वो चा, छा, जा, झा होते हैं, याद रखना। इसलिए प्रश्न क्या पूछ रहा है, अब प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न पूछ रहा है कौन सा वर्ड स्पर्श संघर्षी है, तो बताओ चा, छा, जा, झा में कौन सा आया है, सर ये है स्पर्श संघर्षी। पूछा जाए हा कौन सा वर्ड है, सा कौन सा वर्ड है, सर ये ऊष्म व्यंजन भी हैं और ये संघर्षी व्यंजन भी हैं, इनको ऊष्म और संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। मैं रात्रि 9 बजे वर्णमाला के क्वेश्चन करवा रहा हूँ, जुड़िए मेरे साथ, जुड़िए टॉपिक वाइज में, शानदार प्रश्न करवा रहा हूँ, टॉपिक वाइज में जुड़ जाइए। चलिए, वर्णमाला में ज्ञा को क्या माना जाता है, कल वर्णमाला में यही प्रश्न था। कल वर्णमाला की जब मैं प्रैक्टिस करा रहा था, सर आज भी कराऊंगा, आज भी कराऊंगा, कुछ क्वेश्चन बच्चे हैं तो मैं आज भी कराऊंगा। ज्ञा को क्या माना जाता है, सर ये व्यंजन भी है और संयुक्त व्यंजन भी है। जब दोनों ऑप्शन में हो तो संयुक्त व्यंजन का टिक लगाएंगे। अच्छा, संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं, सर 4 होते हैं। कौन कौन से, सर छे, तरग, ज्ञा और स्रा। अच्छा, तो ज्ञा की बात हो रही है, हाँ ज्ञा की हो रही, तो ज्ञा किस किस से मिलके बना है, बताओ ज्ञा किस किस से मिलके बना है, सर हलंत जा प्लस या से, हलंत जा प्लस या से ज्ञा बना है। बहुत बढ़िया। फिलहाल इस प्रश्न का जवाब होगा ऑप्शन बी, संयुक्त व्यंजन है। ज्ञा कौन सा वर्ड है, संयुक्त व्यंजन। बहुत बढ़िया। चलिए, शानदार शानदार, बहुत लाजवाब। चलिए, निम्नलिखित में से मैं फिर से कह रहा हूँ, रात्रि 9 बजे आप 1 महीने 1.5 महीने हमारे साथ जुड़ जाइए। मैं एक बार रात्रि 9 बजे हिंदी कंप्लीट करा लूँ, फिर देखना अपने हिंदी का लेवल। हाँ, वहाँ अभ्यास करते समय बोरिंग भी हो सकती है, मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि वहाँ दिक्कत नहीं होगी, पर हो सकती है, लेकिन जब आप पढ़ लोगे ना तो हिंदी पर पकड़ हो जाएगी आपकी। इसलिए रात्रि 9 बजे जरूर जुड़िए और 8 बजे भी जुड़िए, क्योंकि 8 बजे मिक्सअप क्वेश्चन होते हैं, सभी टॉपिक के मिक्सअप क्वेश्चन। किसी का भी एग्जाम दे रहे हो, सभी लोग जुड़िए 8 बजे भी और 9 बजे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम शब्द नहीं है, बताइए। तत्सम नहीं है, सर नख भी तत्सम है। अच्छा, क्षमा भी तत्सम है, नग्न भी तत्सम है, लेकिन कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, सर नेह, नेह शब्द तत्सम शब्द नहीं है। अच्छा, ये तत्सम नहीं है, तो इसका तत्सम क्या होगा, सर स्नेह, नेह का तत्सम स्नेह होता है। कौन सा, स्नेह। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए, बताइए बताइए, पता है तो बताइए। और नया प्रश्न है, नया प्रश्न है, मैं आपसे कहता हूँ रात्रि 8 बजे आइए, रोज आइए, क्योंकि अगर नए प्रश्न 3-4 रोज में आपके लिए नए प्रश्न, बिल्कुल नए, जो कभी नहीं सुने आपने, ऐसे प्रश्न अगर मैं 3-4 भी करवा देता हूँ तो बहुत बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि एग्जाम में नए नए प्रश्न तो बनने ही हैं। और कहाँ से बनेंगे, जब आप नए नए प्रश्नों का सभी का अभ्यास कर लोगे तो यहीं से बनेंगे, आपकी प्रैक्टिस से बनेंगे, आपने जो अभ्यास किया है क्वेश्चन वहीं से बनेंगे। पढ़िए, वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, बताइए। वाक्य के जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध होता है, सर ये लैंग्वेज समझ नहीं आई होगी, आनी भी नहीं चाहिए, क्वेश्चन अच्छे लेवल का है तो कैसे आएगी समझ। अब मैं समझाता हूँ। देखिए, ये कह रहा है कि क्रिया के संबंध का बोध, वह शब्द कौन सा है,
जिससे क्रिया का संबंध होता है। वह शब्द कौन सा है जिससे क्रिया का संबंध होता है, उसे क्या कहते हैं? ध्यान से सुनो सर, उसे करण कारक कहते हैं। क्या कहते हैं? करण कारक। जिसकी वजह से क्रिया, जैसे हमने लिखा, अब आप कहोगे सर कैसे करण कारक, तो समझो, समझ लो प्रश्न, धैर्य रखो, मैं समझाऊंगा, इसीलिए तो हूं। समझो, हमने लिखा राम ने रावण को बाण से मारा। हमने लिखा राम ने रावण को बाण से मारा। अब बताइए उस शब्द को क्या कहेंगे जिसका क्रिया से संबंध है? क्रिया से, सर क्रिया से किसका संबंध है? बाण का संबंध क्रिया से है। क्रिया किसके वजह से हुई? क्रिया किसकी वजह से हो रही है? बाण की वजह से हो रही है, बाण से हो रही है क्रिया। बाण ना मारा, बाण मारा तभी तो मारना शब्द आया ना। तो ये बाण क्रिया जिसकी वजह से होती है वो से के द्वारा, उसमें करण कारक होता है। ध्यान रखना, कितना अच्छा क्वेश्चन था, इतनी खतरनाक लैंग्वेज थी। जैसे मैं एक और उदाहरण दूं, चाकू से फल काटा। हमने कह दिया चाकू से फल काटा। बताओ क्रिया किसकी वजह से हुई? फल की वजह से नहीं हुई, चाकू की वजह से। जब चाकू चलाया तभी तो कटा, जब हमने चाकू चलाया तभी तो कटा, तभी तो क्रिया हुई। तो क्रिया जिसकी वजह से होती है वह कौन सा कारक है, कौन सा शब्द है? सर उसमें हमेशा करण कारक आएगा, क्योंकि से शब्द लगा है। क्रिया जिसकी वजह से होती है, क्रिया जिसके द्वारा होती है, उस शब्द का संबंध क्रिया से करण कारक के रूप में होता है। किसके रूप में होता है? करण कारक के। नया प्रश्न हो सकता है आपके लिए, पर हमने अब समझा दिया है। अगर ये प्रश्न दोबारा से आए तो अब गलत ना हो, अब गलत ना हो। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, इसीलिए तो प्रैक्टिस करने आते हैं 8 बजे। ऐसे ही नए नए प्रश्न अगर सामने आएंगे तो इनका हम लोग ऑपरेशन करेंगे, इनका एनालिसिस करेंगे। ठीक है, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। एग्ज़ाम में है ना, एग्ज़ाम में नए प्रश्न आ जाएंगे तो सही उन्हीं का होगा जिन्होंने रोज़ अभ्यास किया है। क्योंकि इस प्रश्न की देखिए, देखिए लैंग्वेज देखिए। मैं भरोसे के साथ कह सकता हूँ, यदि किसी ने ये प्रश्न पढ़ा नहीं होता, एग्ज़ाम में आ जाता, तो या तो तुक्के में सही होता या फिर गलत हो जाता, क्योंकि इसकी लैंग्वेज ही ऐसी थी। और ये प्रश्न बहुत कम मिलते हैं, प्रैक्टिस के लिए कम मिलते हैं, है ना। कभी कभी मॉडल पेपर में आते हैं। तो आ गया है तो आप सीख लीजिए। चलिए, कौन सा संयुक्त क्रिया का भेद नहीं है? क्रियाएं पढ़ाई होंगी आपको, नहीं पढ़ी हैं तो मैं क्रिया भी पढ़ाऊंगा। संयुक्त क्रिया का भेद नहीं है। संयुक्त क्रियाओं के 11 भेद होते हैं। संयुक्त क्रिया के कितने प्रकार? 11। सर अवकाश बोधक होती है, निश्चय बोधक भी संयुक्त क्रिया होती है। अच्छा चलिए और कौन सी होती है? सर नित्य बोधक भी होती है, नित्य बोधक भी होती है। नाम बोधक संयुक्त क्रिया नहीं होती है। आंसर कौन सा सही होगा? डी, नाम बोधक संयुक्त क्रिया नहीं होती है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए बताइए, प्रेरणा स्टूडियो जाएगी, वाक्य में काल का भेद बताइए। प्रेरणा स्टूडियो जाएगी, वाक्य में काल का भेद बताइए। बताइए, वाक्य में काल का भेद बताइए। प्रेरणा स्टूडियो जाएगी, वाक्य में। सर ये तो भविष्य काल का वाक्य है। हाँ ये भविष्य का है, जाएगी लगी है, तो भविष्य का कौन सा है? 2 वाक्य हैं, सामान्य और संभाव्य। अब बताइए, भविष्य का है लेकिन ये सामान्य भविष्य का है कि संभाव्य का? सर ये तो सामान्य भविष्य काल का वाक्य है। किसका?
सामान्य भविष्य। अगर होता शायद प्रेरणा स्टूडियो जाएगी, शायद शब्द लगा होता तो संभाव्य भविष्य, ये तो सामान्य भविष्य का है। बहुत बढ़िया। चलिए बताइए, पता है तो बता दीजिए। जो शब्द लिंग वचन तथा काल के अनुसार नहीं बदलते हैं उन्हें कहते हैं। जो शब्द लिंग वचन तथा काल के अनुसार नहीं बदलते उन्हें अव्यय कहते हैं। जो ना बदलें वह अव्यय हैं और अव्यय को ही अवकारी शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? अव्यय को ही अवकारी शब्द कहते हैं। बहुत बढ़िया, आंसर सही होगा बी, अव्यय को अवकारी कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न बताइए। बहुत बढ़िया। एक और एक, सर एक लिखा है, इस शब्द में कौन सी संधि है? बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार, संधियों वाला भी टॉपिक लाएंगे। आप धैर्य रखिए, रात्रि 9 बजे मैं सब करवाऊंगा। सर इसमें वृद्धि संधि है। इसमें कौन सी? हमने बहुत बार बताया आपको, इसमें कौन सी संधि है? वृद्धि संधि है। अगर डबल मात्राएं हैं, ओ की या आई की, औ की या आई की, इस डंडे के ऊपर 2 मात्राएं हैं, चाहे ऐसी चाहे ऐसी, तो हमेशा वृद्धि संधि। और एक मात्रा है इस डंडे के ऊपर, एक या डबल नी, एक मात्रा है ऐसे ऐसे या फिर ऐसे, ओ की या आई की, तो गुण संधि होगी। और डबल मात्राएं हैं तो वृद्धि संधि। ठीक है, बात समझ आई? ये ट्रिक है, ये ट्रिक है। चलिए दिए गए वाक्यांश के लिए उचित शब्द का चयन कीजिए। ऊपर की ओर आना क्या कहलाता है? बताइए, ऊपर की ओर आना क्या कहलाता है? सर ऊपर की ओर आना ऊर्ध्वगामी कहलाता है। आगामी मत कर देना, आगामी नहीं, आगामी तो होता है आने वाला, जो आने वाला हो वह आगामी है, लेकिन ऊपर की ओर आना ऊर्ध्वगामी कहलाता है। क्या कहलाता है? ऊर्ध्वगामी, ऊपर की ओर आना। और नीचे की ओर निम्नगामी। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए बताइए, पता है तो बता दो, नश्वर शब्द का विलोम शब्द है? बताइए, बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन प्रश्न है। नश्वर शब्द का विलोम क्या है? सर नश्वर का विलोम तो शाश्वत होगा। नश्वर मीन्स जो नष्ट हो जाए, शाश्वत मीन्स जो कभी ना नष्ट हो, वह शाश्वत है। स्थूल का विलोम बताओ। अच्छा, स्थूल का पूछे तो क्या बताओगे? सर स्थूल का विलोम होता है सूक्ष्म, स्थूल का विलोम सूक्ष्म। और लौकिक का विलोम होता है पारलौकिक या अलौकिक। पारलौकिक या अलौकिक, ये लौकिक का विलोम है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए कंदरा का पर्यायवाची बताइए। सर कंदरा का पर्यायवाची क्या होगा? क्या आपने ऐसा सुना है पर्यायवाची? नहीं सुना है तो बताइए, सुना है तब भी बताइए। कंदरा का पर्यायवाची क्या है? बताइए। सर कंदरा का पर्यायवाची होता है गहवर। क्या होता है? कंदरा का पर्यायवाची है गहवर। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए लोकोक्ति आ गई, बताइए लोकोक्ति का अर्थ बताइए। 136 में जूम कर दूं, अब ठीक है। आंख का अंधा गांठ का पूरा। आंख का अंधा गांठ का पूरा लोकोक्ति का अर्थ है। सर आंख का अंधा गांठ का पूरा लोकोक्ति का अर्थ क्या है? सर इसका अर्थ होता है मूर्ख और धनी। मूर्ख धनी, आंख का अंधा और गांठ का पूरा। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। करिए एक और शानदार प्रश्न। अलंकार भी पढ़ाऊंगा टॉपिक वाइज में, परेशान मत होइए, लेकिन करिए तो।
लिमिट में उदाहरण है कि बेरहीम नर धन्य है। कौन से उदाहरण दे रहा है? वे रहीम नर धन्य है, पर उपकारी अंग बाटन बाटे, बाटन बाटे को लगे ज्यों मेहंदी को रंग। ये कौन सा अलंकार है बताओ? देखिए यहाँ पर अर्थ क्या है इसका समझ लो थोड़ा सा, नहीं तो अलंकार जब पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि वे रहीम नर धन्य हैं। रहीमदास जी कहते हैं कि वे पुरुष ऐसे पुरुष धन्य हैं, पर उपकारी अंग जो दूसरों के लिए काम करते हैं, जो दूसरों के लिए काम करते हैं वो नर वो पुरुष धन्य हैं। बाटन वाटे को लगे ज्यों मेहंदी को रंग, जो दूसरों के लिए उपकार करते हैं उनका खुद के लिए उपकार होता है, जो दूसरों का भला करते हैं उनका अपने आप भला हो जाता है। कैसे भला हो जाता है? जैसे ज्यों मेहंदी का रंग, जैसे मेहंदी जब कोई व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति को मेहंदी लगाता है तो उसे अपने आप मेहंदी लग जाती है। उसी प्रकार जब किसी का भला करते हो तो आपका अपने आप भला हो जाता है। रहीमदास जी उदाहरण दे रहे हैं तो इसमें उदाहरण अलंकार है। कौन सा अलंकार है? उदाहरण अलंकार है। आंसर डी सही होगा, उदाहरण अलंकार। बहुत बढ़िया। चलिए बताइए बताइए आप, निम्न में से अधर शब्द का अनेकार्थी शब्द है? अधर, देखिए अधर मीन्स वैसे तो ओठ होते हैं या ओष्ठ, लेकिन अनेकार्थी अधर मीन्स और क्या हो सकता है? सर अंतरिक्ष। अधर का पर्यायवाची अंतरिक्ष भी है। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। आ गया एक और बेहतरीन प्रश्न। बताइए दिए गए शब्द युग्म का अर्थ ज्ञात कीजिए। करिए। अनु और अडु ये लिखा है, बताइए कौन सा ठीक है? जल्दी से जवाब दीजिए। अनु मीन्स क्या होता है और अडु मीन्स क्या होता है? 5 सेकंड दिए आपको, बताइए। सर अडु, अनु देखिए जैसे लिखा है ना अनुज, तो अनु मीन्स होता है पीछे या बाद में। जा मीन्स जन्म लेना, तो बाद में जन्म लेने वाला मतलब छोटा भाई को अनुज कहते हैं। तो अनु एक उपसर्ग है जिसका अर्थ होता है बाद में या पीछे, तो अनु मीन्स होता है बाद में। और अडु एक कड़ होता है, अडु एक कड़ होता है। अनु मीन्स बाद में, अडु एक कड़। आंसर सही होगा सी। कौन सा? सी आंसर सही होगा। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए बताइए बताइए निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? बोलिए कौन सा वाक्य शुद्ध है? पता है तो बता दीजिए कौन सा वाक्य शुद्ध है, बताइए जल्दी से बताइए। वह घोड़े के ऊपर बैठा है, क्या ये शुद्ध है? तुम्हारे को मुझसे क्या लेना देना, वह पत्र लिखने को बैठा है। इन दोनों घरों के बीच एक दीवार है। अच्छा यह शुद्ध नहीं, गलत लिखा है। यहाँ ये होना चाहिए कौन सा अशुद्ध है, क्योंकि शुद्ध तो 3 है। कौन सा अशुद्ध है? अशुद्ध बताओ। तो सर पहला भी शुद्ध है, सी भी शुद्ध है, डी भी। सर ये बी वाला अशुद्ध है। तुम्हारे को मुझसे क्या लेना देना, यहाँ मिसप्रिंट है। यहाँ अशुद्ध की जगह शुद्ध की जगह आप क्या लिखोगे? सर ये अशुद्ध होना चाहिए, ये मिसप्रिंट है, ये गलत लिखा है। मिसप्रिंट नहीं, यहाँ गलत लिखा है। यहाँ होना चाहिए अशुद्ध वाक्य बताओ। तो जो बी में लिखा है ना, ये बी वाला, ये सही है, बी वाला सही है। चलिए 41 से 45 गद्यांश आ गया है, 5 नंबर फ्री के हैं। चलिए पढ़िए पढ़िए, सुनिए गद्यांश। मैं पढ़ रहा हूँ, 5 नंबर एग्जाम में आना अनिवार्य है। आएगा गद्यांश।
चलिए, साहस की जिंदगी सबसे बड़ी जिंदगी होती है। ऐसी जिंदगी की सबसे बड़ी पहचान यह है कि यह बिल्कुल निडर बेखौफ होती है। साहसी मनुष्य की पहली पहचान है कि वह इस बात की चिंता नहीं करता कि तमाशा देखने वाले लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। दूसरों की परवाह किए बगैर जीने वाला आदमी दुनिया की असली ताकत होता है, और मनुष्यता को प्रकाश भी ऐसे ही आदमी को मिलता है। साहसी मनुष्य उन सपनों में भी रस लेता है जिनका कोई व्यवहारिक अर्थ नहीं है। साहसी मनुष्य अपने उधार नहीं लेता, वह अपने विचारों में रमा हुआ अपनी ही किताब पढ़ता है। झुंड में चलना और झुंड में चरना तो भैंस और भेड़ का काम है। साहसी मनुष्य तो सिंह के समान है जो अकेला होने पर भी मग्न रहता है। अर्नाल्ड चैनेट के ने एक जगह लिखा है, एक विचारक थे अर्नाल्ड चैनेट, इन्होंने एक जगह लिखा, जो आदमी उपयुक्त अवसर मिलने पर साहस से काम न ले सका वह कभी सुखी नहीं हो सकता। समय पर साहस न दिखाने वाला व्यक्ति अपने भीतर एक आवाज़ सुनता है जो उसे बराबर कहती है, तुम साहसी नहीं दिखा सकते, तुम साहस नहीं दिखा सके, तुम कायर की तरह भाग खड़े हुए। बहुत बढ़िया, गद्दान से प्रश्न है, साहस के ऊपर है। बताइए, साहसी मनुष्य क्या उधार नहीं लेता? साहसी मनुष्य क्या उधार नहीं लेता? कौन सा ऑप्शन सही है? सर, ये सपने उधार नहीं लेता। क्या नहीं लेता? सपने उधार। अगला प्रश्न, साहसी मनुष्य किसके समान खड़ा है? साहसी मनुष्य किसके समान खड़ा है? यदि वह साहसी है, अगर भीड़ में है तो भैंस और भेड़ की तरह है, और साहसी है तो वह सिंह की तरह है। किसकी तरह? सिंह की तरह। चलिए आगे बताइए, दुनिया की परवाह किए बिना जीतने वाले व्यक्ति से किसको प्रकाश मिलता है? दुनिया की परवाह किए बिना जीतने वाले व्यक्ति को किससे प्रकाश मिलता है? जल्दी बताइए। सर, मनुष्यता को प्रकाश मिलता है। मनुष्यता को, उसकी जो पर्सनैलिटी है, उसकी पहचान बढ़ जाती है, उसकी मनुष्यता। चलिए, लेखक ने कैसे जीवन को महान बताया है? बताइए, कैसे जीवन को लेखक ने महान बताया है? सर, जो हिम्मत को, कैसा जीवन? हिम्मत, साहसी जीवन, हिम्मती जीवन, जिसमें हिम्मत हो, ऐसा जीवन होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं, और गद्दान से संबंधित आखिरी प्रश्न है। इसके बाद 5 प्रश्न और होंगे। इनमें से कौन सा व्यवहारिक शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द नहीं है? जल्दी बताइए, व्यवहारिक शब्द के लिए कौन सा पर्यायवाची नहीं है? बताइए। व्यवहारशील, आदर्शवादी, व्यवहार में लाने के योग्य, व्यवहार कुशल, ये व्यवहारिक का पर्यायवाची नहीं है। ये व्यवहारिक का नहीं है। व्यवहारशील, आदर्शवादी और ये व्यवहारिक के पर्यायवाची हैं, लेकिन ये व्यवहारिक का नहीं है। चलिए, अब हमारे गद्दान से प्रश्न समाप्त हुए, 5 और बचे हैं। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव, वाक्यांश में कौन सा समास है? सबको पता है, इसमें कौन सा समास है? जल्दी से बताइए। बहुब्रीहि समास है। कौन सा? बहुब्रीहि। चलिए, उधर गरजती सिंधु लहरियां कुटिल काल के जालों सी, चली आ रही फैन उगलती फन फैलाए ब्यालों सी। कौन सा रस है? पढ़ते ही पता चल गया होगा, फन की बातें हुई हैं, है ना? तो कौन सा रस है? जल्दी बताइए, इन पंक्तियों में कौन सा रस है? सर, आंसर सही होगा सी, भयानक रस। कौन सा? भयानक। भयानक का स्थायी भाव क्या है? भय है। चलिए, बहुत बढ़िया। भय किसका स्थायी भाव है? भयानक का है, भयानक का। अच्छा, वीर रस का स्थायी भाव क्या है? सर, उत्साह है। हास्य का क्या है? सर, हास्य है। करुण का क्या है? शोक।
करुण का स्थायी भाव शोक होता है। चलिए आगे चलते हैं। एक नदी इरावती निबंध के लेखक हैं। एक नदी है इरावती, इस निबंध के लेखक कौन है? एक नदी इरावती निबंध के लेखक कौन है बताइए। सर इसके लेखक हैं कुबेर नाथ राय। कौन है? कुबेर नाथ राय। 2-3 प्रश्न रचनाओं से जरूर आते हैं लेकर, मॉडल पेपर में शामिल होते हैं। मैथिली शरण गुप्त की कौन सी रचना राम कथा पर आधारित है? कौन सी रचना राम कथा पर आधारित है? साकेत। कौन सी? साकेत। सर ये मैथिली शरण गुप्त की है। यशोधरा, जयद्रथ वध, भारत भारती, ये सभी मैथिली शरण गुप्त के हैं, लेकिन साकेत राम कथा पर आधारित है। एक बात और कि गांधी जी ने जब मैथिली शरण गुप्त की भारत भारती पढ़ी तो मैथिली शरण गुप्त को गांधी जी ने राष्ट्र कवि कहा था। राष्ट्र कवि कौन है? मैथिली शरण गुप्त। चलिए आगे बताइए। आज के मॉडल पेपर का आखिरी प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यासकार साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित नहीं हुआ? कौन सा उपन्यासकार है जिसे साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं मिला? मनु भंडारी। आंसर सही होगा सी, मनु भंडारी। बहुत बढ़िया। तो हमारे इस प्रकार कितने 37 प्रश्न कंप्लीट हुए। आज का सेशन कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। 37 में से कितने प्रश्न सही हुए ये भी कमेंट करिए। और आपकी जानकारी के लिए मैं ये बता दूं, जो लोग नए हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है आमोद सर हिंदी। टेलीग्राम चैनल का नाम है आमोद सर हिंदी, जुड़ जाइए वहाँ। और अभी आइए थोड़ी देर बाद रात्रि 9 बजे मैं वर्णमाला के क्वेश्चन प्रैक्टिस लेकर आ रहा हूँ, ठीक है, थोड़ी ही देर बाद। चलिए आज का सेशन समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल इस क्लास में, कल मिलेंगे। अभी रात्रि 9 बजे फिर मिलना है, ठीक है। तो इस क्लास में तब तक कल मिलते हैं, है ना। तब तक के लिए धन्यवाद।